से पहले आप कुछ बोलेंगे, यानी मेरे ख्याल से 20-30 मिनट्स आप बात कर सकते हैं। मैंने हमेशा ये कहा है कि हमें केवल इमोशनल होकर बात नहीं करना चाहिए, हमें तथ्यों के आधार पर बात करना चाहिए और तथ्यों के आधार पर बोलना और लिखना चाहिए। तो आई वेलकम सागर रबारी जी। वो खेडूत एकता मंच करके ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आप प्रेसिडेंट हैं और आप पिछले कई मेरे ख्याल से 35 साल के करीब 35 साल से आप किसी भी दल की सरकार आई हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, उनसे किसानों के हित की बात अभ्यासपूर्ण ढंग से वो प्रस्तुत करते रहे हैं, पॉजिटिव ढंग से प्रस्तुत करते रहे हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। सागर भाई, हूं पण फार्मर ज छू, मगर मुझे मालूम नहीं कि कब खेती में क्या क्या कब बोया जाता है, कब उगाया जाता है। मगर he has been a very versatile person, well read person, गवर्नमेंट के कानूनों का अध्ययन रहता है, एनालिसिस रहता है। तो आप से हमारी मुलाकात आज उस समय हो रही है जबकि देश में फार्मर्स एजिटेशन हो रहा है। आई वेलकम सागर भाई and all my students and my faculty members, and if Professor Shah has joined, Dr. Debalina? No, sir. Not Acha, yet. he may join. Some other teachers also are expected to join us. So we would be enlightened by you, Sagar bhai. I welcome you, and now over to Dr. Debalina. आगे कुछ बात करना है तो सूचनाएं देना है तो। नहीं, थैंक यू सर। सो आप सभी को पता है कि श्री सागर रबारी सर विल बी स्पीकिंग ऑन द hot topic in fact, that is the agitation of the agricultural farmers in India. तो आज एकदम this is the right day because भारत बंद है, फिर भी being the media students, media people or aspiring media students, and as well Hari sir and me, we all are working today because media should work 24/7. So I think आज एकदम सही वक्त है इस बारे में बात करने के लिए। और थैंक यू हरी सर फॉर इनवाइटिंग Sagar sir, who has huge knowledge, as you already have introduced sir to us. With further ado, I hand over the session to Sagar sir. Over to you, sir. Mic is off. Mic is off. सर आपके माइक बंद है, तो आप प्लीज उसको अनम्यूट कीजिए। Yeah, please. I request all of you to mute please while sir is speaking, and then जब सर के सेशन ओवर हो जाएंगे उसके बाद आप वीडियो सब चालू करना to take the screenshot. Okay, over to you sir. हरी सर आपके माइक म्यूट हो चुके हैं। हरी सर आपके माइक म्यूट हो चुके हैं। नहीं, मैंने तो म्यूट कर लिया था, मगर मैं उनको बता रहा था कि उनका अनम्यूट करें। सागर भाई अनम्यूट करो। नीचे आपके लेफ्ट साइड में वो ऑप्शन रहेगा। अब आवाज आ रही है? हाँ, एकदम आ रही है। वेलकम। थैंक यू वेरी मच हरि भाई, मुझे ये मौका देने के लिए कि सब स्टूडेंट्स के साथ, आप लोगों के साथ बात करने का मौका आपने दिया। मैं स्टूडेंट्स को एक बात से आगाह करना चाहता हूं कि आदमी जो काम करता है उससे परिचय बहुत बड़ा होता है, इसलिए उस सब में मत जाइएगा। आप खुद देखिए, जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो स्वाभाविक है कि आपको खुद ही जज करना है। मैं अपनी बात की शुरुआत यहां से करना चाहूंगा कि पंजाब से किसान बड़ी संख्या में निकलने से पहले वो करीब 40 दिन तक पंजाब में रेल के ट्रैक पर बैठे रहे, उन्होंने रेलवे को रोका।
कुछ जगह हाईवे भी जाम किए। पंजाब के साथ हरियाणा के किसान भी आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने वहां के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है उनके घर का घेराव भी किया, बाद में चीफ मिनिस्टर के घर का घेराव भी किया। ये दोनों स्टेट के किसानों ने अपने अपने एमएलएज एमपीज के घरों का भी घेराव किया। जब सरकार ने उनसे बात नहीं किया तब वो पंजाब से निकले दिल्ली। दिल्ली में आप सब जानते ही हैं कि उनको हरियाणा बॉर्डर पे रोकने की कोशिश हुई, उसको पार करके वो दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंच गए। ये सब घटनाएं आप जानते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि 40 दिन तक किसान रेल की पटरी पे बैठे क्यों रहे और उनसे किसी ने बात क्यों नहीं किया। बात यह है कि पिछले दिनों जब कोरोना का लॉकडाउन था उस समय भारत सरकार ने 3 ऑर्डिनेंस निकाले थे। तीनों ऑर्डिनेंस, उसको एकदम सिंपल करके कहा जाए, उनके नाम बड़े लंबे हैं, लेकिन एग्री एपीएमसी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी गुजरात के हर तहसील में है और देश में भी ज्यादातर सभी राज्यों में बहुत बड़ी मात्रा में है, तो उसमें कुछ संशोधन करके एक ऑर्डिनेंस निकाला। दूसरा ऑर्डिनेंस था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, कि किसान और कंपनी के बीच किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो वो दूसरा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। तीसरा था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, वो भी था, लेकिन उसमें कुछ संशोधन के साथ एक नया ऑर्डिनेंस आया। तो ये तीनों ऑर्डिनेंस आए, तब से पंजाब और हरियाणा के किसान लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ तो अपने लेवल पे वो धरने, प्रदर्शन, मेमोरेंडम देना, लीडरों से मिलना, वो सब प्रक्रिया उन्होंने की है। उसके बाद वो लोग दिल्ली आए। दिल्ली आए तब नेशनल मीडिया ने थोड़ा सा उनको दिखाया, कुछ चैनलों ने, सबने नहीं। लेकिन उनकी जो 2 मांगे थी वो बाकी के देश के किसानों के और आम जनता जो पूरे देश के नागरिक हैं उनके सामने आई। उनकी 2 मांगे है। पहली मांग है कि ये तीनों जो ऑर्डिनेंस थे बाद में पार्लियामेंट में बहुत तेजी से बिना किसी डिस्कशन के बहुमती के आधार पे उसको पास कर दिया और वो कानून बन गए। तो वो तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, ये उनकी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो इंश्योर किया जाए कानूनन, कानून में उसका प्रावधान हो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर किसान को मिले। तो 2 डिमांडों को अलग अलग से हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये देखें कि ये 3 कानून जो है उसमें क्या है जिसका किसान विरोध कर रहे हैं और वो क्यों तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो सबसे पहला और जो डे टू डे और सबको जिसका सामना करना ही पड़ता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी एक्ट है। सबसे पहले तो एक बात मैं साफ करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसमें सेंटर को ज्यादा इंटरफियर नहीं करना चाहिए। अगर बनाना भी है तो मॉडल एक्ट बना के सभी राज्यों को विश्वास में लेके उनके साथ चर्चा करके एक मॉडल एक्ट सर्कुलेट करना चाहिए और बाकी सब स्टेट अपने अपने हिसाब से अपनी जो भी परिस्थिति लोकल है उसके हिसाब से उसको अप्लाई करे। सबसे पहला और सबसे अहम जो विरोध है, और एज ए सिटीजन मुझे भी इस बात का विरोध है कि बिना किसी को पूछे, बिना किसी से बात किए, बिना राज्यों को विश्वास में लिए आपने ऑर्डिनेंस कैसे निकाल दिया, और वो भी कोरोना के लॉकडाउन के टाइम में। तो ये जो तरीका है दैट इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में, आपको बात करना चाहिए। दूसरा मेरा जो ऑब्जेक्शन है ये है
कि आप लोगों ने जब 40 दिन तक किसानों ने धरने, रेलवे रोका, हाईवे ये सब किया, उनसे बात क्यों नहीं की? उनको आने से रोकने की कोशिश क्यों की? बात करना वो डेमोक्रेसी में किसी भी पार्टी की कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो भी आंदोलन कर रहा है, नहीं कि किसान, कोई भी आंदोलन कर रहा है उससे बात करे। ये डेमोक्रेसी के बेसिक है, आप बेसिक से खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो सरकार ने यहाँ पर बहुत बड़ी जो गलती की है ये दो है कि बिना पूछे कानून बनाए, कोई कंसल्टेशन नहीं किया, किसी को विश्वास में नहीं लिया और बात करने से दूर रहे। अब एपीएमसी एक्ट का जो पुराना एक्ट था उसमें ये था कि एक नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट इश्यू करती थी, उसके आधार पर उसका इलाका तय होता था, एरिया। तो गुजरात में और ज्यादातर सब जगह जो तहसील है वो पूरा तहसील का एक एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट होता था और किसान जो भी पैदा करता था वो ज्यादातर वही बेचने जाता था और इसलिए हर सीजन में ट्रैक्टरों की बहुत लंबी लाइन हर एपीएमसी के बाहर लोगों को देखने को मिलती थी। कानून में ये प्रावधान था कि किसान जो भी माल बेचेगा, जो ट्रांजैक्शन होगा, उस पर एपीएमसी का सेस लगेगा, एक टैक्स लगता है एपीएमसी का खुद का, जो ज्यादातर 2% होता है सब जगह पूरे देश में। ज्यादातर कुछ राज्यों में थोड़ा ज्यादा है लेकिन 2% होता है। और एक व्यापारी और किसान सीधा सौदा नहीं करते हैं, बीच में एपीएमसी के द्वारा जो मान्य किया गया है ऐसा एक कमीशन एजेंट रहता है, जिसको हिंदी में अरहतिया बोलते हैं और गुजराती में उसको दलाल बोलते हैं। तो ये कमीशन एजेंट के माध्यम से किसान और व्यापारी के बीच का भाव तय होता था और उसमें ऑक्शन होता था। कमीशन एजेंट बोली लगाता था, जो व्यापारी ज्यादा भाव दे उसको वो माल दिया जाता था। नया जो एक्ट आया, हाँ, उसमें एक प्रावधान ये भी था कि अगर आप एपीएमसी में नहीं आते हैं और कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, कोई संस्था किसी किसान से सीधा अगर खरीदती है तो भी उसे एपीएमसी को जो उसका सेस है, टैक्स है, वो चुकाना पड़ेगा। तो ये कंपलसरी था। नया जो कानून आया है, इन बिटवीन पुराने कानून और ये नया ऑर्डिनेंस आने के बीच जो हुआ, उसमें इनाम ट्रेडिंग शुरू किया गया कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कीजिए। प्राइवेट एपीएमसी को मंजूरी दी गई कि अगर कोई कंपनी या कोई कॉरपोरेट या कोई व्यापारी, कोई एक्सपोर्टर अगर चाहे तो अपना पर्सनल एक एपीएमसी बना सकता है अपनी जगह में। तो पुराना एपीएमसी था, इनाम का प्लेटफॉर्म आया, प्राइवेट एपीएमसी आए और उसके बाद ये जो कानून आया उसमें ये प्रावधान किया गया कि आप एपीएमसी के बाहर अगर कोई सौदा करते हैं तो उस पर एपीएमसी का सेस टैक्स नहीं लगेगा। वो वही एप्लीकेबल होगा जब आप एपीएमसी के प्रीमाइसिस में एंटर करते हैं। तो किसानों के लिए उनको ये लगा, और गुजरात में काफी किसान ये मानते भी हैं कि इससे हमको फायदा है। और पहले जो था कि रजिस्टर्ड जो है एपीएमसी का व्यापारी वो ही खरीद सकता है, या प्राइवेट एपीएमसी का जो रजिस्टर्ड व्यापारी है वो ही खरीद सकता है। उसके बदले उसको एकदम खुला कर दिया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कोई भी कंपनी है, कोई प्रोसेसर है, कोई एक्सपोर्टर है, कोई भी कहीं से भी खरीद सकता है। उसको किसी की परमिशन लेने की या किसी को टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं है। तो ये दो अहम चीजें उसमें हुई और इससे डर ये हुआ, पैदा हुआ कि जो एपीएमसी कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा, क्योंकि बाहर अगर कोई खरीदता है तो ये जो अनइवन फील हो जाएगा
क्योंकि एपीएमसी में जाएंगे तो कमीशन एजेंट का कमीशन भी चढ़ेगा, एपीएमसी का सेस भी लगेगा। तो व्यापारी तो ये सब चीजें ध्यान में रख के उतना दाम किसान को कम ही देता है। लेकिन अगर बाहर कोई खरीदेगा तो उसको ये चुकाना नहीं पड़ेगा, तो वो किसान को इतना ज्यादा दे सकता है, 4-5% ज्यादा दे सकता है, या उसको आगे कहीं एक्सपोर्ट में अच्छी संभावना, उसके पास ऑर्डर है तो वो ज्यादा भी दे सकता है। तो फिर एपीएमसी में कोई बेचने नहीं आएगा। और ये प्राइवेट जो बड़े कॉरपोरेट प्लेयर है जो खुद प्रोसेस भी करते हैं, खुद की मार्केटिंग चेन भी है और खुद एक्सपोर्ट भी करते हैं, उनके लिए मैदान खुल जाएगा, एपीएमसी टूट जाएगा। एपीएमसी टूटे वहां तक किसानों को ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि वो तो एपीएमसी के जो व्यापारी और कमीशन एजेंट है उनको इसके खिलाफ लड़ना चाहिए था, क्योंकि उनके लिए अनइवन फील्ड हुआ था। लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसानों को जो डर लगा, और सबसे बड़ा डर उनके लिए खतरा ये है कि उनको लगा कि जैसे हर चीज धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर रही है सरकार, तो इसमें भी एमएसपी में से सरकार निकल जाएगी। धीरे धीरे एमएसपी पर जो प्रोक्योरमेंट होता है वो सरकार बंद कर देगी। अब एमएसपी और प्रोक्योरमेंट क्या है? तो वैसे अगर हम देखें तो एपीएमसी एक इंडिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोऑपरेटिव है। एमएसपी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का 50-50% उसमें शेयर रहता है, और वो खरीदते हैं किसानों से, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं एपीएमसी का, क्योंकि उनको बाइंग के लिए भी, प्रोक्योरमेंट के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो एपीएमसी में उपलब्ध होता है, तो वो वहां से बाइंग करते हैं। और भारत सरकार और राज्य सरकार मिलके जो बाइंग भी करते हैं, तो उसमें भी वो एपीएमसी का जो शेष है वो तो चुकाते ही है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर के उपयोग के बदले में वो शेष देते हैं। तो किसानों के लिए तो एमएसपी कहां से मिलता है? तो एपीएमसी से मिलता है, ये एक समझ है। और पंजाब और हरियाणा में, विशेषकर बाकी राज्यों के मुकाबले पंजाब और हरियाणा में वहां का जो प्रोड्यूस है उसका गेहूं का 80% और चावल 90% वो एमएसपी पे सरकार खरीदती है। मतलब उनको मार्केट में अगर एमएसपी से ज्यादा रेट है तो वो ओपन मार्केट में बेचते हैं, एमएसपी से अगर कम रेट है तो वो मंडी में जाके भारत सरकार और राज्य सरकार को बेच देते हैं। इसलिए उनको एक मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो ज्यादातर किस्सों में इंश्योर्ड है, गारंटेड है, मिल रही है, क्योंकि वहां ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। और ये 80 और 90%, बाकी देश में भी गेहूं भी होते हैं, चावल बहुत सारे राज्यों में होते हैं, लेकिन वहां से क्यों नहीं और पंजाब हरियाणा से ही क्यों खरीदे जाते हैं? तो उसकी वजह ये है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो उसका सबसे पहले फायदा पंजाब हरियाणा ने ज्यादा लिया, और पूरे देश में अनाज की शॉर्टेज थी। पूरे देश को पीडीएस के जरिए बहुत बड़े तबके को गेहूं और चावल मुहैया कराना था। ये दो जो चीजें हैं, गेहूं और चावल, उसको पीडीएस में इंक्लूड करके पूरे देश में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, इसलिए वही ज्यादा मिलता था, तो वहीं से पूरा भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर खरीदते थे। धीरे धीरे दूसरे राज्यों में पैदा होने लगे, लेकिन खरीदी ज्यादातर वहीं से होती रही, और आज तक वो 80 और 90% वहीं से होता है। तो उन किसानों को सबसे पहले इसका डर लगा। बाकी के राज्यों के किसानों में दो राय है, क्योंकि जहां एपीएमसी से लोग परेशान थे उनको लगा कि ये तो अच्छा हुआ, अब उनके दर पे नहीं जाना पड़ेगा, किसी को भी बेच सकते हैं, बेच देंगे, कोई भी खरीदने आएगा। तो ये जो दो मेजर चेंज हुए एपीएमसी एक्ट में, ये है।
दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, देखो 2008-9 से पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी होने लगी, मध्य प्रदेश में भी हो रही है, गुजरात में भी, जो नॉर्थ गुजरात का इलाका है उसमें काफी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के आधार पे होती है। किसान अगर कंपनी की शर्तें मानता है, मान लो कंपनी को आलू चाहिए, प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए या अरहर चाहिए, तो उसको जो चाहिए उसके लिए वो किसान को पूछता ही है कि हमें अरहर चाहिए, बोलो आप उगाओगे? तो उसका एक रेट, अगर किसान एग्री होता है तो उसका एक रेट तय होता है जो जनरली मार्केट रेट से थोड़ा ऊपर का होता है, क्योंकि तभी किसान वो उगाने को तैयार होगा। वो तय होने के बाद एक एग्रीमेंट तैयार होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, क्योंकि जो भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाती है उसको एक मिनिमम स्टैंडर्ड क्वालिटी चाहिए। तो उस क्वालिटी के लिए जो सीड्स चाहिए वो कंपनी मुहैया कराती है, उसका पैसा वो बाद में वसूलती है। लेकिन वो सीड्स मुहैया कराती है, उसका जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है वो उसका रेगुलर इंस्पेक्शन करता है, कब कौन सा खाद देना है, नहीं देना है, पेस्टिसाइड छिड़कनी है, नहीं छिड़कनी है, वो सब वो गाइड करता है किसान को। बीच में खाद के लिए पैसा चाहिए तो पैसा या खाद देता है, मजदूरी चुकाने के लिए अगर नगद चाहिए किसान को तो वो नगद भी देता है। उसके बाद जब फसल तैयार होती है तो वो जितनी भी फसल पैदा हुई है वो फसल वो कंपनी वो पहले से जो तय रेट है उस रेट पे ले लेती है, और वह पेमेंट करते टाइम वो जो शुरू में बीच में पैसे दिए वो डिडक्ट करके बाकी का पेमेंट किसान को मिल जाता है। तो ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उसमें कभी कभी किसान को घाटा होता है कि मान लो एकदम से कीमत बाद में बढ़ गई तो भी उसने पहले से जो तय किया है उसी रेट पे कंपनी उससे खरीदेगी। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जब सब किसानों की फसल आती है तब दाम गिरे हुए रहते हैं मार्केट में, तो किसान उस तरफ इसलिए जाते हैं कि उनको एक गारंटीड प्राइस पहले से तय है, कंपनी वो चुकाती है। पेप्सी कंट्रोवर्शियल है उसमें, लेकिन वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो सीड्स एक्ट के वायोलेशन की हुई थी और पेप्सी ने केस किया था और बाद में हम लोगों ने इंटरव्यून भी किया, और सीड्स एक्ट में जो प्रोविजन है उसमें किसान प्रोटेक्टेड है, इसलिए उसको उसमें से विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन पिछले साल ओपन मार्केट में आलू 90 रुपीज पर 20 केजी का रेट चल रहा था और पेप्सी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो 211 रुपीज पर 20 केजी का किया था। तो पेप्सी ने वो 211 रुपीज पर केजी किसानों को दिए थे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ जो डर है किसानों का वो ये है कि कंपनियां किसानों की जमीन धीरे धीरे छीन लेंगी, बड़े कॉरपोरेट किसानों की जमीन छीन लेंगे और उसमें कोर्ट में जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ये किसानों के दो सबसे बड़े जो डर है वो ये है। लेकिन ये तो एक माना हुआ डर है, लेकिन कानून क्या कहता है वो अगर देखें तो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में दो प्रोविजन बहुत क्लियर कट है। मैकेनिज्म जो उसका है कानून, अगर डिस्प्यूट हुआ तो उसमें ये है कि पहले से कॉर्पोरेट ने और किसान ने मिलके जो भी 3 या 5 लोग डिसाइड किए हैं उनके पास जाएंगे। अगर कंपनी को भी कोई कंप्लेंट है तो वो उनको अप्रोच करेगी, अगर किसान को भी कोई कंप्लेंट कंपनी के खिलाफ है तो उनको अप्रोच करेगी। वहां अगर वो रिजॉल्व हो जाता है म्यूचुअली
तो ठीक है। मान लो किसी एक को असंतोष है कि नहीं, ये पंच ने, जिसको हम साधारण भाषा में पंच बोलते हैं या आर्बिट्रेटर भी बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, मान लो आर्बिट्रेशन में उसको असंतोष है, देन वो डेप्यूटी कलेक्टर के पास जाएंगे। कंपनी जाए या किसान जाए, डेप्यूटी कलेक्टर के पास जाए। डेप्यूटी कलेक्टर को विद इन 30 डेज दोनों को सुनने के बाद रिजोल्व करना है। विद इन 30 डेज लिमिट है उसमें। मान लो वहां भी संतोष नहीं हुआ, देन उनको कलेक्टर के पास जाना है। मान लो कलेक्टर को भी विद इन 30 डेज इसको सॉल्व करना है। उसने जो भी जजमेंट दिया उससे अगर असंतोष है, फिर आप कोर्ट में जा सकते हो। देखो, भारत का बंधारण ये क्लियर कट कहता है कि किसी नागरिक को, किसी आइडेंटिटी को आप कोर्ट जाने से रोक नहीं सकते। इसलिए किसान कोर्ट में भी नहीं जा पाएगा। ये इमोशनल आर्ग्यूमेंट है। एक मैकेनिज्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश हुई है कि अगर तुम बैठ के निपटा लेते हो तो फिर बाकी झंझट नहीं है, तुम अपने से निपटा लो। उसके बाद अगर ब्यूरोक्रेसी उसमें कुछ आपको मदद कर सकती है तो वो करेगी। अगर वहीं से भी असंतोष रहता है, देन यू कैन अप्रोच द कोर्ट, जुडिशियल रूट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो उत्पादों को शामिल किया गया था उसमें से जो एग्री प्रोड्यूस थे, आलू थे, प्याज था और पल्सेस थे कुछ, उनको एक्सक्लूड कर दिया है। उसमें और कोई बड़ा चेंज नहीं किया है। एक्सक्लूड करने के पीछे दोनों पक्ष देखेंगे। इसमें सरकार का जो तर्क है वो ये है कि किसानों की फसल एक साथ आती है मार्केट में और स्टॉक लिमिट के चलते व्यापारी हो या प्रोसेसिंग यूनिट हो या एक्सपोर्टर हो, तय मात्रा से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकते। इसलिए फिर मार्केट में कोई खरीदने वाला नहीं होता है, इसलिए प्राइसेस और नीचे चली जाती है। तो इससे किसानों को फायदा ये होगा कि उनके पास स्टॉक लिमिट की कोई सीमा नहीं है, इसलिए जितना माल आएगा वो लोग खरीद सकते हैं। और दूसरा कि स्टॉक लिमिट की वजह से जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था, कोल्ड स्टोरेजेस, वेयर हाउसेस, उसमें कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ, इसलिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो स्टॉक अनलिमिटेड कर देंगे तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा और किसानों को एकदम सीजन में जो बिल्कुल नीचे प्राइस मिलते हैं उसमें थोड़ा किसानों को फायदा होगा। ये सरकार का लॉजिक है। किसानों का जो कहना है, किसानों का कहना ये है कि आप स्टॉक लिमिट कर दोगे, हटा दोगे, उसके बाद किसान की तो सीजन में ही फसल आनी है, उसको उसके पास बेचने के लिए बीच में कुछ भी नहीं है। तो ये बड़े कॉरपोरेट तो उस टाइम भी कम दाम में ही लेंगे जिसके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन सीजन खत्म होने के बाद वो ब्लैक मार्केटिंग करेंगे। तो इसका प्रभाव केवल किसान पे पड़ेगा ऐसा नहीं है, हर कंज्यूमर पर इसका प्रभाव पड़ना है। क्योंकि बाद में जो ज्यादा भाव मांगेंगे कॉरपोरेट, आप प्याज का अगर उन्होंने 4 या 5 बड़े कॉरपोरेट ने मिलके पूरे कंट्री का स्टॉक उन्होंने अपने कब्जे में लिया है और वो कहेंगे कि हम 90 से नीचे नहीं बेचेंगे, 90 रुपया मिलेगा, क्योंकि उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है और उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी है। तो हर नागरिक, हर कंज्यूमर इससे प्रभावित होगा, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगा। तो इसको रद्द करो, ये किसानों की मांग है। और मैं ये मानता हूं कि इसमें किसान को अगर होगा तो एज ए फार्मर थोड़ा बहुत फायदा ही होगा, लेकिन एज ए कंज्यूमर वो बेचने तो एक बार जाता है, लेकिन एज ए कंज्यूमर उसको पूरे साल जाना है। तो
एज ए कंज्यूमर उसको नुकसान होने की पूरी संभावना इसमें मैं देखता हूं। सरकार ने, किसी के मन में ख्याल आ सकता है कि ये ऑर्डिनेंस आ गया, एक्ट बन गया, उसके बाद प्याज के स्टॉक पे भारत सरकार ने लिमिट क्यों लगा दी, जब उसको एक्सक्लूड कर दिया तो लिमिट क्यों लगाई। तो उसमें एक प्रोविजन रखा है कि करंट मार्केट रेट जो होता है उससे अगर 50% सडन राइज आता है प्राइस में, तो भारत सरकार इंटरवीन करेगी और स्टॉक लिमिट लागू करेगी। तो प्याज के दाम में जब सडन राइज आया तो भारत सरकार ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लागू किया। तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि जब एक्सेस स्टॉक होता है वो मार्केट में डालना ही पड़ता है, तो प्राइस थोड़ा नीचे आता है। लेकिन उसमें जो एक वीक में 50% या उससे अधिक राइज आता है, तो कॉर्पोरेट बड़े चालाक होते हैं, वो एवरी वीक 40% ही बढ़ाते जाएंगे। वो एक दिन 20 रुपये के 50 रुपये नहीं करेंगे, 20 के 28 करेंगे, 28 के 35 करेंगे, 35 के 45 करेंगे। उस तरह से वो बढ़ा सकते हैं और ब्लैक मार्केटिंग हो सकता है, ये मैं मानता हूं। तो ये तीनों एक्ट, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया है। ये 3 एक्टों में कोई डर नहीं है कि किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में मैं एक बात जो कहना भूल गया, मिस कर गया, वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में ही प्रोविजन है, 2 प्रोविजन ऐसे हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा वैलिड नहीं माना जाएगा जिस कॉन्ट्रैक्ट की असर या उसका प्रभाव किसान की जमीन की मालकियत पर पड़ता हो। मतलब कंपनी ऐसा अगर लिखाएगी कि मान लो हमने तुम्हें सीड दिया, पेस्टिसाइड दिया, फर्टिलाइजर दिया, नगद दिया और उसके बाद फसल खराब हो गई, बर्बाद हो गई, तो तुम हमें पैसे लौटाओगे। अगर पैसे नहीं लौटा पाओगे तो तुम्हारी जमीन हमारे नाम करोगे या हम हमारे या वहां मॉर्गेज करोगे। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी ने करवाया भी तो वो इलीगल होगा। और डिस्प्यूट के बाद पूरा जो मैकेनिज्म आप जितना भी इस्तेमाल करते हो, पंच का, डेप्यूटी कलेक्टर का, कलेक्टर का या उसके बाद कोर्ट का, तो उसमें जो भी ऑर्डर होगा वो किसान की जमीन पे नहीं होगा। मतलब आप पैसा वसूलने के लिए उसकी जमीन बिक्री कर दो, ये कर दो, वो नहीं होगा। किसान की जमीन की मालकियत को किसी भी चीज से कोई प्रभाव नहीं डाला जा पाएगा, वो कानून में साफ लिखा है। लेकिन मैं जो चौथे एक्ट की बात कर रहा हूं वो इससे पहले आया था, और वो था एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट। एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट में ये है कि आप किसी को भी अपनी जमीन 20 साल तक एक लीज डीड करके दे सकते हो। इससे 2 चीजें हुई कि जो टेनेंसी एक्ट था वो भी मर गया, क्योंकि आप कितनी भी जमीन रख सकते हो लीज डीड के माध्यम से। 50 एकड़, 500 एकड़, 5000 एकड़ आप लीज डीड कर सकते हो। दूसरा, जिसको गणोत धारा हम कहते हैं, सीलिंग एक्ट मर गया, कितने भी रख सकते हो, और टेनेंसी एक्ट मर गया, क्योंकि आप 20 साल भी के लिए भी किसी को जमीन दोगे तो उसका कोई राइट डेवलप नहीं होगा। 20 साल में होता क्या है कि जमीन को पूरी निचोड़ सकता है आदमी पेस्टिसाइड, हैवी पेस्टिसाइड्स और हैवी फर्टिलाइजर यूज करके, और 20 साल के बाद आपको लौटा दे अगर वो जमीन, तो उसमें फिर कुछ फसल हो नहीं सकती, या उसके लिए जो खर्च करना पड़ेगा वो उतना ज्यादा होगा कि किसान कर नहीं पाएगा। तो मैं ये चारों कानूनों को देखता हूं, एक साथ है ये चारों। लेकिन बाकी किसान संगठनों का ध्यान ये एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट की तरफ नहीं गया है। मेरी नजर से ये तीनों के मुकाबले ये चौथा है ना, वो ज्यादा खतरनाक चीज है, एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट। तो ये कानूनों वाला हिस्सा यहाँ खत्म करके फिर मैं एमएसपी पे आऊंगा। एमएसपी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो किसान को दी जाती है
लेकिन वो कहीं कोई कानून में नहीं है, ये सरकार का मार्केट इंटरवेंशन है। जब मार्केट रेट ठीक ठाक चल रहे हो तब सरकार एमएसपी पे बाइंग नहीं करती है, सिवाय कि उसको पीडीएस के लिए जितना चाहिए गेहूं चावल दाल वगैरह उतना ही बाइंग करती है, बाकी कुछ बाय नहीं करती है सरकार। लेकिन मार्केट जब बहुत नीचा जाता है और किसानों को जब घाटा बढ़ने लगता है ओपन मार्केट में, तब भारत सरकार मार्केट इंटरवेंशन करती है और उसमें से 10%, 20%, 30% जो प्रोड्यूस होता है वो भारत सरकार खुद बाय करने लगती है। इसलिए अपने आप मार्केट अप आता है और किसानों को एक लेवल के भाव मिलते हैं। लेकिन ये कानून से गारंटीड नहीं है, ये भारत सरकार का एक मार्केट इंटरवेंशन है जो राज्य सरकार के साथ मिलकर होता है। और उसमें भी ये है कि राज्य सरकार को पहले से अपने यहाँ जो भी क्रॉप जितने एरिया में लगा है उसके आधार पर मैक्सिमम 25% का अंदाज लगा के, मतलब मान लो 100 टन प्रोड्यूस होने वाला है तो सरकार ज्यादा से ज्यादा 25 टन खरीदेगी। तो उसका अंदाज बना के भारत सरकार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से प्रायर सैंक्शन ले लेनी होती है और वो प्रायर सैंक्शन के बाद ही ये प्रोक्योरमेंट हो सकता है, अकेली राज्य सरकार नहीं कर सकती है। किसान चाहते हैं कि इसको कानूनी रूप दिया जाए कि जितनी भी फसल आएगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे कोई व्यापारी खरीदेगा नहीं, अगर खरीदेगा तो उसको सजा और जुर्माना होना चाहिए। इस मांग में जो कॉम्प्लिकेशन है उस पर मैं आपका ध्यान थोड़ा आकृष्ट करना चाहूंगा कि पिछली सरकार जो महाराष्ट्र में थी, फडणवीस सरकार बीजेपी की, नासिक से 50,000 से ज्यादा किसान पैदल चल के मुंबई आए थे, आप सब जानते होंगे। उनकी भी ये एक मांग ये थी कि एमएसपी से नीचे खरीदी करने वाले व्यापारी को सजा हो, उससे नीचे कोई खरीदी ना हो। तो प्रेशर में फडणवीस सरकार ने ऑर्डिनेंस निकाल दिया था और 6 महीने की सजा और पेनल्टी का प्रावधान किया था। हुआ ये कि जब सोयाबीन किसानों का मार्केट में आया तो व्यापारियों ने खरीदने से मना किया कि नहीं भाई हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पास से आगे कोई खरीदने वाला नहीं है और अगर हम कम में खरीदेंगे कॉम्पिटिटिव रेट में तो हमें सजा होगी, इसलिए हम नहीं खरीदेंगे। तो खरीदने से मना करने पर किसान परेशान हो गए कि इसका करे क्या, कहाँ बेचे, क्योंकि नीचे कर्नाटक में सस्ता मिल रहा था, बगल में मध्य प्रदेश में सस्ता मिल रहा था और ऊपर गुजरात में सस्ता मिल रहा था। तो लोग जो होलसेल व्यापारी थे वो वहां से ला रहे थे और नीचे दाम में महाराष्ट्र में बेच रहे थे, इसलिए किसानों की फसल खरीदने वाला कोई नहीं था। तो महाराष्ट्र सरकार को विदिन 15 डेज वो ऑर्डिनेंस विड्रॉ करना पड़ा। सेम थिंग यहां भी हो सकती है। और भारत सरकार के लिए जो सबसे खराब या खतरनाक या असमंजस की स्थिति है वो यहीं पे अटकी है कि मान लो भारत सरकार ने एमएसपी को कानूनी रूप दे दिया तो कोई भी व्यापारी, कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी प्रोसेसर, कोई भी एक्सपोर्टर उस रेट से नीचे खरीदेगा नहीं। लेकिन भारत सरकार ने पास्ट में जो एग्रीमेंट साइन करके रखे हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, WTO में हमने साइन किया है, एग्रीकल्चर को भी उसमें अब हमने ले लिया है। उसमें 3 बॉक्स बनाए थे, ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स और ब्लू बॉक्स, तो वो अब धीरे धीरे लागू हो रहे हैं। तो मान लो कि यहाँ भारत सरकार गेहूं का दाम तय करती है 500 रुपया प्रति 20 किलो, से नीचे कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन न्यूजीलैंड में वो 225 रुपये में मिल रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया में मिल रहे हैं, या रशिया में मिल रहे हैं। तो जो बड़े कॉरपोरेट प्लेयर है वो तो न्यूजीलैंड से खरीदेंगे और भारत के बाजार में बेचेंगे, उनको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपने एग्रीमेंट साइन करके रखते हैं
कि आप एक्सपोर्ट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे, उस पर कोई एक्साइज ड्यूटी वगैरह कोई ड्यूटी नहीं लगाओगे, तो वो गेहूं यहाँ सस्ते मिलेंगे तो भारत के किसानों के गेहूं का क्या होगा? इसका जवाब भारत सरकार के पास नहीं है, और एक्सेप्ट कोई भी पार्टी ये नहीं है। तो ये उनके लिए सबसे बड़ी कठिनाई है कि इसमें से रास्ता कैसे निकाला जाए। और इंटरनेशनल जो मार्केट है वो भी थोड़ा समझना चाहिए। वो ये है कि दुनिया के ज्यादातर देशों ने अपने मार्केट खोल रखे हैं। रसिया का पतन हुआ, उसके बाद कैपिटलिज्म अपनी चरम पे है और उसने एक एक करके सब देशों के मार्केट खुलवा लिए। ऐसी स्थिति में बड़े जो कॉरपोरेट हैं, हमारे यहाँ हम कहते हैं कि किसानी घाटे का बिजनेस है, एक्चुअली खेती घाटे का बिजनेस नहीं। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन द वर्ल्ड, और वो अनंत चलने वाला है। आप कोई भी बाकी चीज का व्यापार करोगे तो माइनिंग कुछ साल के बाद खत्म होगा, क्रूड ऑयल वगैरह सब खत्म होगा। उसकी एक लिमिटेड स्टॉक है, ये अनलिमिटेड है। ऐसे स्थिति में दुनिया वो एग्रीकल्चर के ही बिजनेस में ज्यादातर लोग हैं। पेप्सी हमको दिखाता कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन उसका बड़ा बिजनेस तो एग्रीकल्चर का ही है। अदानी एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर का ही करता है, मोन्सेंटो एग्रीकल्चर का ही करता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर एग्री प्रोड्यूस बिजनेस में ही उनके कई देशों के, इवन भारत सरकार से भी बड़े उनके बजट है। अगर इंटरनेशनल पूरा मिला के देखो तो भारत सरकार से बड़े बजट उनके हैं। तो वो लोग यही खेल खेलते हैं कि दुनिया में जहां जो चीज सस्ती मिल रही है उसको उठाओ, और दुनिया में जहां महंगी बिक रही है वहां ले जाके बेचो। और इसीलिए ये WTO लागू हुआ था 91 के बाद। जब हमने मार्केट खोले तो हम भी इसके शिकार बन गए। आ रही है आवाज मेरी? अभी आवाज आ रही है, मगर मेरे ख्याल से सम अप करें आप और फिर क्वेश्चन आंसर पर जाएं। यस। हाँ, दूसरी बात वो सीलिंग वाला, और वो अपने स्टूडेंट्स को बताएं जरा। आपने जो सीलिंग का जो कहा, शायद वो उनके ध्यान में ना आया हो। टोच मर्यादा धारो जे हतो ए अने टेनेंसी एक्ट, खेड़े तेनी जमीन वाड़ो जे हतो ए, थोड़ा एक दो वाक्य में वो भी आप समझा दीजिए प्लीज। हाँ जी। तो ये पूरा जो इंटरनेशनल मार्केट की परिस्थिति है उसमें भारत के खेती का बाजार और फिर राज्य का बाजार, ये सब जोड़ के अगर नहीं देखे तो एग्रीकल्चर आपको समझ में जल्दी से नहीं आता है। उसका जो बिजनेस है पीछे का, खेत से आगे, वो समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये सब्जेक्ट भी काफी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन मैंने जो एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट में जिसका उल्लेख किया था कि टेनेंसी एक्ट, तो टेनेंसी एक्ट क्या है? टेनेंसी एक्ट ये था कि जिस खेतीहर मजदूर ने अगर किसी बड़े किसान के वहां 3 साल से ज्यादा खेती किया है तो उस खेत पर उसका अधिकार हो गया। मतलब 3 साल तक आप कोई खेत जोतते हो तो वो खेत आपका हो जाएगा। आपको सरकार को केवल अप्लाई करना है और प्रूफ देना है कि मैंने 3 साल इस खेत पे खेती की है। तो फिर सरकार उससे लेके मतलब मालकियत ट्रांसफर करेगी, उसके बदले में एक नॉमिनल अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। वो नॉमिनल अमाउंट जाएगी, वो जो ओरिजिनल लैंड ओनर था उसको मिलेगी। तो ये था टेनेंसी एक्ट। मतलब एक समय तक आप उस पर रहने के बाद वो आपका अधिकार हो गया। एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा, क्योंकि 20 साल खत्म होने पर जो लीज लेता है उसी की जिम्मेदारी होगी कि वो जमीन लौटाए। तो ये टेनेंसी खत्म हो गई।
दूसरा था सीलिंग एक्ट। जब हम आजाद हुए तो जमीनों की मालकियत राजा महाराजाओं की, बड़े जमींदार उनकी थी, और बाकी के जो लोग थे वो खेती करते थे और उसका जो महसूल रेवेन्यू चुकाते थे स्टेट को या जमींदार को, और वो ब्रिटिशर्स को चुकाते थे। वो एक सिस्टम थी। अगर मेरी मर्जी हुई कि नहीं ये रेवेन्यू ज्यादा ले रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, तो लोग गांव छोड़ के दूसरे स्टेट में चले जाते थे जहां रेवेन्यू कम होती थी। उनकी मालकियत नहीं थी जमीन पे किसी की भी, वो स्टेट की मालकियत थी। तो जब आजादी मिली और लैंड रिफॉर्म हुए तो लिमिट तय हुई। गुजरात में ये लिमिट थी कि अगर आपकी लैंड इरिगेटेड है तो आप 16 एकड़ से ज्यादा, आपके पास जितनी भी जमीन होगी, एक नाम पे एक किसान के पास 16 एकड़ से ज्यादा जितनी भी जमीन होगी, मान लो मेरे पास 50 एकड़ जमीन है तो 16 बाद करके 34 एकड़ जमीन स्टेट ले लेगा, और वो उसी गांव के जो लैंडलेस लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये था लैंड एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट, जो लैंड रिफॉर्म के रूप में आया था। अब उसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट देखे तो बड़े कॉरपोरेट में जिसके पास सबसे कम लैंड बैंक है, वो टाटा का, मैंने एक बार आंकड़ा पढ़ा था कि उनके पास 5 लाख हेक्टेयर का देश में लैंड बैंक है, रिजर्व लैंड बैंक, जो भविष्य में वो उपयोग करेंगे। तो किसानों के लिए एग्रीकल्चर लैंड की सीलिंग थी, टेनेंसी था, उसके बाद ये लीज एक्ट आया। तो अब कोई गरीब आदमी है, कोई खेतीहर मजदूर है, उसका जमीन पाने का सपना सपना ही रहने वाला है, उसको किसी तरह से कोई जमीन मिलने वाली नहीं है। तो एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट ने वो 2 एक्ट को बिना कुछ किए, बिना रिपील किए, रिपील कर दिए। ये उसका अर्थ था। धन्यवाद। अब सवाल। सागर भाई, आपने बहुत अच्छे ढंग से ये समझाया, बहुत सरल भाषा में समझाया, और ये चारों एक्ट की बात आपने समझाई। मुझे मालूम नहीं है कि ये जो लीजिंग एक्ट है वो किस जमाने में आया, कब से वो लागू है, मुझे मालूम नहीं है, मगर मेरे लिए भी वो चिंता का विषय है, सबके लिए हो सकता है। मेरे ख्याल से सबों को सवाल होंगे, चैट बॉक्स में लिखने के लिए तो मैंने सुझाव दिया है, मगर वो खुलकर अपना वीडियो ऑन करके, ऑडियो ऑन करके वो सवाल कर सकते हैं 1 बाय 1, और आप उनके उत्तर देंगे। और इस बीच यदि डॉक्टर डेबोलिना ठीक समझती हैं तो मेरे ख्याल से वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए सब लोग अपना कुछ क्षण के लिए वीडियो ऑन करें, यानी ताकि वो एक हमारे रिकॉर्ड के लिए भी लिया जा सके। यस सर, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग अपना वीडियो चालू कीजिए, सो क्विकली वी कैन टेक द स्क्रीनशॉट। यस, आई रिक्वेस्ट द स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो चालू कीजिए और स्क्रीनशॉट भी लेना शुरू कर दीजिए। या टेक द स्क्रीनशॉट्स, हाँ, and then we can switch over the रौनक का नहीं हो रहा है, धार्मिक हो गया, मौसम। मिताली, वैदेही, सोनी, मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूं, मगर आप लोग देख पा रहे होंगे शायद। हाँ सर। आयुषी, दीपल, धार्मिक, द्विती, दृष्टि, मौसम, लक्ष्य। हाँ, आप लोग भी अपने ढंग से लेते रहें अपने रिकॉर्ड के लिए। और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे ढंग से सागर भाई ने समझाया है। मेरे लिए भी सागर भाई इट वाज एनलाइटनिंग सेशन, फ्रैंकली स्पीकिंग। कुछ बातें जो हमारी समझ में नहीं आ रही थी, और कानून को, उसके प्रावधान को आपने सही ढंग से प्रस्तुत किया है। मेरे ख्याल से मेरे स्टूडेंट्स को भी वो समझ में आया होगा।
और I think Dr. Debolina, we can go to the question and answer session. Yes, sir. I think the screenshots have been taken, students. So we shift to the questions. हाँ, आप लोग अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके सवाल सर को सीधा पूछ सकते हैं। हेलो सुनिधि, हाउ आर यू? हाँ ठीक है, चलिए, गो अहेड। You can shoot the question one by one. Damini has a question. So Damini, you have already switched on your video. आप unmute करके question पूछ सकते हैं. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon. Sir, as my question is on MSP, so I just wanted to ask कि ये जो MSP farmer bill है, तो ये मतलब ये I'll ask in English क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. नहीं, he is well-versed with in English also, don't worry. Okay. वो इंग्लिश, गुजराती, मराठी यानी हिंदी जानते हैं, मराठी भी शायद जानते होंगे, मुझे मालूम नहीं है, मगर 3 भाषाएं जानते हैं. You can shoot in any language. All right. Do this bill indicates a move away from MSP? Question over? Yes, sir. I think ultimately everything is moving towards the privatization. And when Government of India signed WTO and Agreement on Agriculture, AOA, when they signed, they have decided to move away from all the subsidies, not only MSP. It is already decided. The factor is only time when will it be implemented. So भारत सरकार उसमें से धीरे धीरे निकलने वाली ही है, और केवल एमएसपी में से ही निकलेगी ऐसा नहीं है. वो हर सब्सिडी जो है उसको धीरे धीरे कम करके बाहर निकल जाएगी, क्योंकि उसमें जो मैंने 3 बॉक्स का नाम दिया था, ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, तो उसमें 3 कैटेगरी में कंट्रीज को रखा गया था. जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको सबसे पहले ये सब्सिडीज में से निकलना था. जो डेवलपिंग कंट्री है उनको धीरे धीरे उसको कम करना था, और जो अभी भी डेवलपिंग भी नहीं है, पुअर कंट्रीज है या बैकवर्ड कंट्रीज है, उनको वो सब्सिडीज में सबसे लास्ट में निकलना था, क्योंकि पूरी दुनिया का एक ही कॉमन मार्केट बनाया जा सके, वो उनकी मंशा थी WTO को पीछे. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो एक अलग तरीका आजमा रहे हैं. उनके पास पैसा है, बजट है, तो सब्सिडीज तो थोड़ा कम करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट इंसेंटिव देते हैं. तो वो एग्रीकल्चर सब्सिडी में नहीं जाएगा, अकाउंटिंग में वो एक्सपोर्ट इंसेंटिव में जाएगा. तो वहां का अगर कोई गेहूं एक्सपोर्ट करता है भारत को, तो वो गेहूं को सब्सिडाइज डायरेक्टली फार्मर को नहीं दिया है, लेकिन एक्सपोर्टर को सब्सिडी दिया है, इसलिए एक्सपोर्टर वो सब्सिडी पास ऑन करता है फार्मर पे, उसको ज्यादा पैसा दे. तो मार्केट तो ओपन माना जाएगा, सब्सिडी नहीं मानी जाएगी. लेकिन जो रूट की जाती है सब्सिडी, उसके चलते हम लोग उसमें टिक नहीं पाते हैं. और जैसे पी साईनाथ कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका में एक गाय को भारत के किसान से ज्यादा सब्सिडी मिलती है. जापान भी जो सब्सिडी देता है, निश्चय फॉलोड बाय प्रार्थना, तो हम लोगों से कहीं ज्यादा है, लेकिन वो लोग तरीका ढूंढ लेते हैं और भारत सरकार को फोर्स कर रहे हैं. हेलो सर. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि काफी कम जो फार्मर्स, जो किसान है, उनको एमएसपी का फायदा होता है. मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, शायद 3% या उससे कम ज्यादा हो सकता है. इसमें जो किसानों का पहला मांग था कि पहले वो ये कह रहे थे कि कुछ
उसमें बदलाव लाए जाए। फिर उन्होंने ये कहा, और वो इस बात से पीछे नहीं हटने वाले, कि तीनों कानून जब तक भी वापस नहीं लिए जाते और एमएसपी को लागू नहीं किया जाता, तब तक वो जो जितने भी बॉर्डर्स है वहां वहां से वो लोग नहीं जाएंगे। तो सर, ये जो एमएसपी है, और जो आपने पहले कहा कि जो दलाल जो काम करता है, वो काफी इंटरव्यूज में जो किसान के हैं, वो ये कहा गया है कि वो सिर्फ एक सर्विस जो चार्ज वो प्रोवाइड करता है वो लेते हैं। तो सर, ये कहाँ तक, मतलब कितना करेक्ट है, कितने लोगों को एमएसपी मिल पाता है एक्चुअल में? और जो बीच में जो मीडिएटर हाँ। होता है, उसका रोल मतलब वो ज्यादा चोर है या क्या है, वो थोड़ा सा समझना था। क्या सागर भाई? यस सागर भाई। I think freeze हो पहला तो एमएसपी का लाभ बहुत कम किसानों को मिलता है। पहला, एमएसपी का लाभ कम किसानों को 3% को मिलना है, ऐसा मिलता है, ऐसा आपका कहना है। और दूसरा, कमीशन एजेंट के बारे में आपका सवाल है, ठीक है ना? क्योंकि बीच में आवाज कटी थी, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, इसलिए पूछ रहा हूँ। यस यस सर, हाँ, यस सर। हाँ, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि एमएसपी का जो लाभ है, एग्रोनॉमिस्ट जो है देविंदर शर्मा, उन्होंने जो स्टडी किया उसमें पूरे देश का अगर गिना जाए तो केवल 6% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है, ओनली 6%। और टोटल जो प्रोड्यूस होता है उसका 15% सरकार खरीदती है। और एमएसपी में ये बात भी आप ध्यान में रखिए कि हर फसल की एमएसपी नहीं है। 100 से ज्यादा फसलें होती है देश में, एमएसपी केवल 23 फसलों की है। तो मान लो अगर एमएसपी को कानून का रूप भी दिया जाए तो भी वो 23 फसलों को ही मिलेगा। बाकी की फसलों का क्या होगा? तो भारत सरकार के सामने जो अब समस्याएं हैं, वो एक तो इंटरनेशनल जो रेट होंगे उसके साथ कैसे इसको मैच करेंगे एमएसपी को, वो भारत सरकार को देखना है। दूसरा, कल को पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा अलग अलग राज्यों में से चुनाव के समय कि इस फसल को भी ले लीजिए, अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्पेसिफिक फसल है कुछ, तो उनको फिर पॉलिटिकल प्रेशर के चलते इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 23 की 30 होगी, 30 की 35 होगी, 35 की 40 फसलें होगी। तो क्या वो संभव होगा? नंबर 1। नंबर 2, काफी अब हॉर्टिकल्चर की तरफ जा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर प्रमोशन भी काफी हो रहा है क्योंकि फूड अपने यहाँ एक्सेस प्रोड्यूस हो रहा है। गेहूं, चावल और भी काफी चीजें हैं जो एक्सेस प्रोडक्शन है। तो हॉर्टिकल्चर की तरफ डाइवर्ट किया तो कल को हॉर्टिकल्चर के किसान भी अगर मांगेंगे एमएसपी तो क्या होगा? तो भारत सरकार के लिए इसीलिए ये बहुत पेचीदा मामला बन चुका है। लेकिन मैं किसानों को और किसान संगठनों से जिनकी भी मेरी बात होती है तो उनको मैं कहता था कि आप इस आंदोलन में पीछे हट रहे। ओरिजिनल मांग क्या थी? C2, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% प्रॉफिट, दैट इज C2 डिसाइडेड बाय डॉक्टर स्वामीनाथन। तो पहले तो हम ये मांगते थे, तो वो तो इससे एमएसपी से कहीं ज्यादा है, तो उसको छोड़ के एमएसपी पे क्यों आ गए? क्योंकि एमएसपी प्रॉफिटेबल नहीं है, वो तो आपका केवल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देता है, आपकी मेहनत को वो बिल्कुल नहीं गिनता है एमएसपी। तो एक तो ये भी मांग में मेरी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि C2 से एमएसपी पे क्यों आ गए, जो 6% किसान को ही मिलता है। मैं अगर मुझे कहना हो तो मैं भारत सरकार को ऐसे कहूंगा कि आप ये सब झंझट छोड़िए और जो लैंड होल्डिंग है उसके आधार पर जो किसान सम्मान निधि सबको एक समान 6,000 रुपये देने में से निकल जाओ। जो लैंड होल्डिंग है उसका जो कॉस्टिंग है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसको तय करके उसके आधार पर आप सीधा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर दीजिए, तो
फिर एमएसपी की झंझट नहीं रहेगी। तो आपको इंटरनेशनल मार्केट के जो कंपल्सन है, अगर मुझे पूरा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया है, फिर मैं जो भी बेचूं वो मेरा मुनाफा ही है, तो मुझे गेहूं अगर कोई 250 में भी खरीदेगा तो मैं मस्ती से बेचूंगा और पूरा मार्केट चलेगा, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, तो भी फिर 250 के 300 हो सकते हैं। मतलब ये जो एक रूटीन तरीके हैं, समय काफी बदल चुका है, मार्केट बदल चुका है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिनारियो देश का और इंटरनेशनल दोनों बदल चुके हैं। ऐसी स्थिति में मैं नहीं चाहता खुद पर्सनली कि एमएसपी पे टिके रहे। प्रार्थना फॉलोड बाय अक्षय। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मुझे 2-3 जगह डाउट था। सबसे पहले है कि सर जो आपने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बताया था, इसमें आपने 2 प्रोविजंस बोले थे। एक बोला था आपने कि जिसमें फुलफिलमेंट वाला कि लैंड वो लोग ले नहीं सकते हैं, बस एक वो इमोशनल मैकेनिज्म है, वैसे वो लैंड ऐसे स्नैच नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोविजन था उसमें आपने क्या बताया था सर? दूसरा क्या प्रोविजन है? बात यही है, 2 प्रोविजन है, किसान से जमीन छीन ना ले कोई, इसलिए 2 प्रोविजन किए थे। फर्स्ट प्रोविजन ये है कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा जिससे किसान की जमीन की मालकियत प्रभावित हो। यानी कोई ऐसा नहीं लिखवा सकता कि अगर तुम मुझे उपज नहीं दोगे, पैसे नहीं लौटाओगे, तो तुम्हारी जमीन मुझे मेरे नाम करनी पड़ेगी या मेरे पास मॉर्गेज करनी पड़ेगी। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट होगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, मतलब उसको फेंक दिया जाएगा। दूसरा, जब आप लीगल रूट में जाते हो तो ब्यूरोक्रेसी यानी डेप्यूटी कलेक्टर या कलेक्टर, उसके बाद मान लो कोर्ट में भी जाते हैं, तो कोई भी कोर्ट अप टू सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं करेगी जिससे किसान की जमीन की मालकियत प्रभावित हो। यानी कोर्ट ऐसा नहीं कह सकती कि किसान के पास जमीन नहीं है, अरे पैसा नहीं है तो उसकी जमीन का ऑक्शन कर दो और वो पैसा लेके कंपनी को चुका दो। जमीन की मालकियत को प्रभावित करने वाला कोई भी ऑर्डर कोई भी पास नहीं कर पाएगा एक, और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकेगा जिससे उसकी मालकियत प्रभावित हो। फिर सर इमोशनल मैकेनिज्म भी क्यों करा जाता है? देखो, कोई भी आंदोलन बड़ा होता है ना, तब उसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग काफी लोग आते हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म आप लोगों को तो दोनों पक्ष देखना चाहिए। देखो, मैंने अभी तक मेरा ओपिनियन नहीं दिया है कि मैं क्या चाहता हूँ, एक छोटी बात को छोड़ के मैंने 2 साइड आपके सामने रखा है। डिसाइड हमें करना है। हेलो, आई थिंक उनके वो नेट का कुछ प्रॉब्लम है। प्रार्थना के बाद में अक्षय। आंदोलन वाले ये कहते हैं, एक ये कहता है। अब नाउ इट इज अप टू यू टू डिसाइड। या सर ऑल्सो ये जो दूसरा एक्ट था फेयर ऑफ पंजाब और हरियाणा में, इससे दूसरे स्टेट्स को क्या फेयर है एमएसपी वाले एक्ट से? एमएसपी वाले एक्ट से दूसरे स्टेट मतलब शुरू में इतना आगे नहीं आए कि, क्योंकि उनके वहां ज्यादा एमएसपी बाइंग ही नहीं होता है। गुजरात में गेहूं का कितना बाइंग होता है, गुजरात में चावल का नहीं बाइंग होता है, या तो बहुत ही कम दिखावे के रूप में गेहूं चावल का बाइंग होता है। गुजरात में बाइंग होता है ग्राउंड नट का और कॉटन का होता है। कॉटन का बाइंग करता है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो अलग मामला है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। और ग्राउंड नट स्टेट गवर्नमेंट ही ज्यादातर करती है और स्टेट गवर्नमेंट ही उसको निकालती है, तो इसीलिए दूसरे स्टेट ज्यादा इसमें शुरू में इन्वॉल्व नहीं हुए। सागर भाई, वी हैव टू क्लोज एट 1, तो अक्षय एंड देन फॉलोड बाय whom? Hello, sir. So, my question, actually, sir, the question which I was supposed to be asking was asked by Pratna itself. I really wanted to ask whether what are the reactions from the farmer, which are farmers from the primary agricultural states other than Punjab and Haryana. Like, are there mixed feeling for these 3 laws which have been आवाज zigzag हो रही है अक्षय की। Hello. अक्षय की आवाज zigzag हो रही है। Am I audible, sir?
Sakti. Yes, Yeah. you're हाँ, audible right एक now. और question. Yeah, so I would really like to know, like, are there mixed feelings from the farm, like the primary agricultural states regarding these three bills, sir? सबसे पहले तो ज्यादातर जो किसान है, सोशल मीडिया पर भी जो काफी लोग पोस्ट डाल रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों ने ये 3 कानून पढ़े होंगे, बहुत कम लोगों ने। और किसानों की जहां तक बात है, तो किसानों ने भी ये कानून, बहुत कम किसानों ने शायद ही पढ़े होंगे। ज्यादातर अपने यहाँ भरोसे पे चलता है और लोग इमोशनल ज्यादा है। एक एग्जांपल, लोकपाल के लिए अन्ना आंदोलन हुआ था, लोकपाल का क्या हुआ? सत्ता बदल गई। हाँ, तो ये देखो, जहां तक पंजाब में बैठे थे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जब वो नेशनल कैपिटल के नजदीक आ गए तो ये पूरे देश का इश्यू बन गया। और कोई भी आंदोलन जब बड़ा होता है ना, तब उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करने लगते हैं और सब अपने नजरिए से उसको इंटरप्रेट भी करते हैं और उसको प्रचारित भी करते हैं। बेसिक जिसने आंदोलन शुरू किया वो क्या चाहता था और वो कब तक डटा रह सकता है, ये 2 चीजें बड़ा मायना रखता है। अगर जो शुरू करने वाला है उसके इंटेंशन ही डाउटफुल है, तो ऐसे आंदोलन में कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी इमोशनल कर ले। अपने हिसाब से फैक्ट चेक करके, अगर आपके नजरिए में वो जायज, क्रेडिबल नहीं है, तो ऐसे आंदोलन में कहीं पर भी शामिल मत हो जाइए, चाहे कितना भी बड़ा क्राउड हो, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। और मान लो आपको लगता है कि ये चीज गलत है और गलत है, आप सेल्फ कन्विंस्ड हो, तो पूरा क्राउड कुछ भी कहे, आप उस पर अड़े रहिए कि नहीं, मैं ये मानता हूं कि ये गलत है। फिर पूरी दुनिया उसको सच कहे, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फैक्ट बेस पे, फैक्ट का जो भी एनालिसिस है, उसमें से आपका खुद का जो इंटरप्रिटेशन निकलता है, उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। Please, sorry. one last question, sir. Please. Yes, sir. So, a statement was taken out 3 days before that the government said that the MSP will be continued now, but still there's agitation continuing, sir. So, what option does now government have in hand, sir? I have already answered this question earlier, because government is bound by the international agreements also. कुछ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, कुछ WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्रीमेंट साइन किए हैं उससे भी बाउंड है। इसलिए भारत सरकार को इंटरनेशनल उसके रिपरकशन क्या होंगे वो भी देखने हैं। डोमेस्टिक जो मार्केट है, मान लो पूरे देश के व्यापारी ही या जो खरीदने वाले हैं वो खरीदना बंद कर देंगे, तो भारत सरकार किसानों का माल कैसे खरीदेगी, कहाँ रखेगी और कहाँ उसका निकाल, मतलब कहाँ वो डालेगी, वो भी भारत सरकार को देखना है। और अगर आउटराइट बाय फोर्स इनको यहाँ से निकाल देते हैं, तो उसके पॉलिटिकल रिपरकशन क्या होंगे, वो भी भारत सरकार को देखने हैं। आफ्टर ऑल इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड दे गो बाय द वोट्स, सो देयर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू वोट। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा वोट ले पाएंगे और दोबारा सत्ता में आ पाएंगे, तो ये चीजें है। और अब जो फोर्स भी हो रहा है, और भी ज्यादा फोर्स हो रहा है, तो उसके पीछे ये भी है कि जैसे अन्ना आंदोलन में भी पीछे पॉलिटिकल पार्टियां थी जो उसी के कंधे पे पैर रख के सत्ता पे पहुंच गई, तो इसमें भी काफी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो किसान आंदोलन के कंधे पे पैर रख के आगे जाने की कोशिश करेगी। सफल होगी नहीं होगी वो तो समय बताएगा, लेकिन कोशिश तो हर इंसान करता है ना, पॉलिटिकल पार्टी भी करेगी। लेकिन आप लोग जर्नलिज्म के स्टूडेंट है, तो मेरा तो कहना यही है कि आप इमोशनल कभी भी मत बनिए, इमोशनल बनने का कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली फैक्ट ही आपको आगे लेके जाएगी, और ये थोड़ा पर्सनल लगेगा, लेकिन मैं कहने की हिम्मत करूंगा कि आप लोग किस्मत वाले हैं, यू गाइज आर फॉर्चुनेट
you have got Dr. Desai as a guide or as a professor, as a teacher, क्योंकि मैं भी पर्सनली उनको गुरु मानता हूँ। हम मिले बहुत बाद में, इसलिए कि फैक्ट के आधार पे ही आपको जीवन में आप आगे बढ़ सकते हो। इमोशनल बना के या इमोशनल बन के आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और दोनों चीजों को न्यूट्रली देखो। आप कोई भी आंदोलन हो, कोई भी मुद्दा हो आपके सामने जब आए, एज ए स्टोरी भी आए, तो न्यूट्रली देखो, एनालाइज करो, और वो लार्जर इंटरेस्ट में लगता है तो उसका हिस्सा बनो। अगर नहीं लगता है तो साइड में से निकल जाओ। Okay, thank you, sir. Yeah, whether anybody has any question or we close it? Sir, Yes, I think sir, like Navneet has a question. Navneet, go ahead. yes, And followed by Prarthana to propose vote of thanks. If others have no questions, huh? Navneet, go ahead. Navneet, I think Nishay has some question. Prarthana, be ready to propose vote of thanks afterwards. I believe, sir, I'm audible to you, Hari sir. Yeah. Okay, perfect. Let me ask a question. So my question is that जो मंडी वाले एजेंट्स होते हैं, क्या अगर वो सारे एजेंट्स आपस में ही डिसाइड कर ले कि हम कोई भी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट, जस्ट फॉर एन एग्जांपल वीट, अगर हम वीट फार्मर्स से लेंगे तो 25 रुपीज पर केजी, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, तो क्या मतलब सिनारियो होगा अगर हर एक एजेंट ही सब मंडी वाले एजेंट से मिल जाए? और फिर अगर क्या होगा अगर सारे फार्मर्स एकजुट हो जाए कि हम हमारे वीट या कोई भी जो भी हम फूड्स डिलीवर करते हैं मंडीज में, तो हम उस पे सारे फार्मर्स एक ही साथ मिलके डिसाइड कर ले एक पर्टिकुलर रेट कि हम 50 रुपए में ही देंगे, आपको लेना है तो आप यहाँ से लीजिए, नहीं तो बाहर से लीजिए। तो क्या सिनारियो होगा अगर इन दोनों चीजों में? देखो, एक तो हो रहा है, इतने सालों से मैं देख रहा हूं कि एपीएमसी में जो कमीशन एजेंट्स और व्यापारी होते हैं उनका कार्टेल होता ही है। और मजबूरी ये होती है कि मान लो सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे आके ट्रैक्टरों की लंबी लाइन लगी है बेचने के लिए। 200, 250, 300 ट्रैक्टर लाइन में खड़े हैं। मंडी में रजिस्टर्ड अप्रूव्ड व्यापारी 100-150 होते हैं, लेकिन सब व्यापारी ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। सिलेक्टेड 10-15 गेहूं के ऑक्शन में आते हैं, 10-15 कपास के ऑक्शन में आते हैं, 10-15 मूंगफली के ऑक्शन में आते हैं। तो सबका स्पेसिफिकेशन होता है। तो वो लोग आके सुबह की पहली चाय साथ में पीते हैं। वो बोलते हैं हमारा ये रिवाज और परंपरा है कि सुबह की पहली चाय सब व्यापारी साथ में पिएंगे। वो कोई ट्रेडिशन परंपरा नहीं है। वो आते हैं, जब मार्केट में एंटर करते हैं तो देख लेते हैं कि आज 250 ट्रैक्टर खड़े हैं, ये बेच के ही जाने वाले हैं, तो हमको आज 180 से हर्राजी या ऑक्शन शुरू करना है और 215 पे खत्म करना है, सबको माल मिलेगा। तो वो 15 व्यापारी 180 से शुरू करते हैं, कोई 185, 90, 95 बोल के 200 में ले लेता है, फिर वो आउट हो जाता है। बाकी के जो 14 व्यापारी वो उस तरह से एक एक करके आउट होते जाते हैं और मैक्सिमम 215 से ज्यादा किसी को नहीं देते हैं। तो एक तो ग्राउंड रियलिटी है जो हो रही मोनोपोली के आधार पे। दूसरा, किसान के लिए इस तरह का कार्टेल बनाना संभव नहीं है। दो चीजें हैं कि एक तो उसका ऐसा कोई प्रोसेशन भी नहीं है कि जो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करे, और दूसरा कि मान लो किसान ने कार्टेल बना लिया, नहीं बेचा, तो मार्केट में शॉर्टेज नहीं होगी, क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम है तो वो इंपोर्टर वहां से लाके लोकल मार्केट में बेचेंगे। इसका एक ही सॉल्यूशन है। देखो, इतने सालों का मैंने देखा है, कंज्यूमर कभी कम नहीं देता है, कंज्यूमर पूरी प्राइस पे करता है। किसान तक कभी प्राइस नहीं पहुंचती है। इवन एमएसपी या वायबल जो प्राइस उसको मिलनी चाहिए वो वायबल प्राइस भी नहीं मिलती है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, कंज्यूमर और फार्मर
दोनों डायरेक्ट डीलिंग करे। 3 रुपये में किसान से टमाटर लेके अहमदाबाद में वो 30 में बिकते हैं, बीच में 27 रुपये जो लोग ले जाते हैं, वो चेन जब तक टूटेगी नहीं, किसान के पास अगर 20 पहुंचे और 25 में कंज्यूमर ले, तो कंज्यूमर को भी 5 रुपया फायदा होगा, किसान को 3 के बदले 20 मिलेंगे, 17 रुपया और मिलेंगे। तो यही सॉल्यूशन है कि मैक्सिमम हम हमारा बाइंग सीधा करें। Thank you, Nishdev. Yes, sir. Yes, sir. No, we go next and then we have to close it. Okay. You can shoot the questions to Sagar Bhai. I can share his number also. And we can also join him during his travels to Gujarat, interior Gujarat. Yes, Yeah, Nishdev. please do that. So, I'll close it in short. So, one thing, एक गवर्नमेंट कुछ बोल रही है, क्योंकि कुछ जगह पे गवर्नमेंट ऐसे उन्होंने बोला है कि अगर बाहर से कोई भी क्योंकि गवर्नमेंट ने इनिशियली ये रीजन दिया कि हमने एक मार्केट कर दिया है, अब कोई भी किसान कहीं पे भी जाके बेच सकता है, ऐसा सरकार बोल रही है। और कुछ जगह पे जैसे कि मध्य प्रदेश है और वहां की जो गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि अगर बाहर से कोई भी किसान आके यहाँ पे अगर बेचेगा तो उन्हें हम जेल में डालेंगे और उनसे दंड वसूल करेंगे। ठीक है सर। और सर दूसरा चीज ये कि जैसा कि आपने कहा कि किसान जो भी मैक्सिमम है उन्होंने शायद ये कानून ढंग से नहीं पढ़ा, तो सर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा प्राइवेट मार्केट और किसान के बीच में, तो जो जितने भी पेजेस का वो कॉन्ट्रैक्ट होगा किसान शायद वो पूरे नहीं भी पढ़े, तो उसमें भी जो टेक्निकलिटीज है वो क्या आ सकती है। ठीक है। और ये जो पहला जो मिस स्टेटमेंट्स है उसके थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए था सर। सबसे पहले तो मैंने शुरू में ही कहा था कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट अपना डिसाइड कर सकता है। देखो पंजाब ने यही है एपीएमसी एक्ट अपने यहाँ लागू भी किया, लेकिन मॉडिफिकेशन के साथ। तो राजस्थान ने भी मॉडिफिकेशन अब कर रहा है, छत्तीसगढ़ मॉडिफिकेशन करने जा रहा है, गुजरात ने भी एपीएमसी एक्ट लागू किया है सेंटर का, लेकिन मॉडिफिकेशन के साथ। तो ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट मॉडिफिकेशन कर सकता है। और उस आधार पर क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट के अंडर में है, तो हर कोई राज्य सरकार ये चाहेगी कि सबसे पहले मेरे किसानों का माल बिके, बाकी भले बाहर के आके बाद में बेचे। तो वो अपने किसानों को प्रोटेक्शन दे रही है मध्य प्रदेश सरकार। और एमएसपी पे कई बार ऐसा होता है, जैसे गुजरात में एमएसपी पे थराद में खरीदी हो रही है, या पाथावाड़ा जो कि गुजरात का एकदम राजस्थान की बॉर्डर को सटा हुआ एरिया टाउन है, वहां खरीदी हो रही है। तो राजस्थान का जो बॉर्डर का किसान है वो आके यहाँ बेच जाएगा, तो किसान गुजरात का जो वहां का किसान है वो रह जाएगा, क्योंकि इसका कोटा फिक्स होता है, उससे ज्यादा नहीं खरीदते हैं। इसलिए हर स्टेट चाहेगा कि पहले मेरे स्टेट के किसान को लाभ मिले, बाकी के किसानों को बाद में मिले। और दूसरा जो स्टेट की स्कीम्स होती है, मूंगफली गुजरात सरकार ही खरीदती है, अब राजस्थान के किसान आके बेचेंगे तो फिर गुजरात के किसानों का क्या होगा। तो गुजरात उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि भाई बाहर के किसान यहाँ नहीं बेचेंगे मूंगफली। तो ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए दोनों चीजें संभव है। भारत सरकार ने अपनी तरफ से पूरा खोल दिया, नाउ इट इज अप टू स्टेट्स टू टेक डिसीजन। यस, थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है हमें, मगर नाउ इट इज टाइम टू क्लोज एंड आई वुड रिक्वेस्ट प्रार्थना टू प्रपोज a vote of thanks. प्रार्थना. Actually, I wasn't ready for this, but sir gave me this chance to express my gratitude to you for this session. I would like to firstly tell that I came from another college to this university in second year. And so I got I will just express my views that we have actually gotten advices and suggestions from a person like you, Sagar sir, who are specialized in the field which are actually trending in country right now. So whatever news is like trends in the country, sir brings a specialized
person from that field and introduce him to us to give a gist of that like trending news. So it feels really blessed to have have a conversation with you. And I am actually from Madhya Pradesh, staying in Gujarat, and right now in Noida. So this connection actually made this conversation more relevant to me. So I'm really grateful to Hari sir to bring he presented you to us, and I'm grateful to you for this wonderful session. Thank you. On behalf of Chimanbhai Patel Institute and on behalf of every student, we thank you. Thank you so much. Over to Dr. Dabolina. Thank you, Hari sir, first of all, because for providing each and every time such wonderful opportunities, for to the students to have interaction with such experienced and knowledgeable people. And today, at this right moment, Sagar sir is with us, and we really are pleased and thankful, and we express our heartfelt gratitude to Sagar sir कि जनरली कोई भी लॉस को समझना इतना आसान नहीं है, पर सर ने इतना कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को इतना अच्छी तरह से समझाया, लॉस को इतना अच्छी तरह से सिंपल वे में ल्यूसिड वे में समझाया. सो वी आर रियली थैंकफुल टू सागर सर and also to Hari sir as well ki we expect more such conversation, more such interaction in the near future. Over to Hari sir. Oh, thank you, Dr. Devile. एक और हमारे स्टूडेंट्स को लेकर साउथ गुजरात में कोऑपरेटिव फार्मिंग किस ढंग से हो रहा है, वो एक पोस्ट कोरोना पीरियड में हम लोग रखेंगे और सागर भाई विल ऑर्गेनाइज दैट. So that is something, I am also anxious to visit South Gujarat. Yeah, Sagar bhai. Sure, I will do that. Yeah. After the corona is over or vaccination is reached to us. Yeah. Actually, I should thank you all. Thank you, Hari bhai, you, Dr. Dabolina, and all the students for bearing me for almost 1.5 hours. Yeah. Thank you very much. But we didn't realize कि इतना एक घंटा बीत गए, so we didn't realize because it was such interesting. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much.